Hello, everyone. Good evening. Good evening to all of you. How are you doing? Subhashri, good evening. Shavi, good evening. Komal, good evening. Komal Ramesh, good evening. Bhumika, good evening. Aishwarya, good evening. तो कैसे हैं आप सब लोग? Today we are going to start a new chapter, Introduction to the Ecology. चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम. I hope everyone has joined the session. Okay, let's start the session. तो स्टूडेंट्स याद कीजिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, है ना? ऑर्गेनिज्म से शुरू पॉपुलेशंस प्रेजेंट होती हैं, isn't it? Then comes the ecosystem. इकोसिस्टम में क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज देयर इन द इकोसिस्टम? बताइए. अर्पिता, गुड इवनिंग. Any volunteer who can tell me what is there in the ecosystem? Yes, sir. Sir, ecosystem is basically the association of abiotic and biotic factors. Their interaction, their Good. interrelationship, and their interdependency is known as ecosystem. Yeah. Abiotic and Good. biotic both. Till community level, we are only dealing with biotic component of ecosystem. But in ecosystem, we deal with both abiotic as well as biotic. Good. Correct. ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन. इकोसिस्टम जो है इसमें बायोटिक एबियाटिक एजेंट्स दोनों होते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हमने देखा वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना? इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, इजंट इट? एंड दे आल्सो इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना? फिजिकल एनवायरनमेंट में हमने देखा लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, है ना? ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, सॉइल. ओके, उसके बाद है बायोम, है ना? बायोम नेक्स्ट लेवल है. बायोम के बारे में हमने पढ़ा था. दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. वन इज मीन एनुअल रेनफॉल, ठीक है? सेकंड कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है बायोम में? Sir, duration and intensity of temperature. या टेम्परेचर, ठीक है? मीन एनुअल टेम्परेचर, के पूरे साल का टेम्परेचर कितना है, और उसी के बेसिस पे हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स, है ना? टुंड्रा एक बायोम है, डेजर्ट एक बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है, ग्रासलैंड्स एक बायोम है ना? इसी तरह के बहुत सारे बायोम्स हमने स्टडी किए थे. देन कम्स द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है. यस, बताइए. सर, मॉड्यूल में ना एक लैंडस्केप करके भी दे रखा है. लैंडस्केप एक लोअर, यस यस यस, लैंडस्केप एक लोअर यूनिट है, ठीक है? उसके इकोसिस्टम से पहले आता है लैंडस्केप, है ना? नहीं, इकोसिस्टम के बाद और बायोम से पहले दिया था. बायोम और इकोसिस्टम से बायोम, ओके, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट,
तो Oh, लैंडस्केप के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बिकॉज़ सिलेबस में जितना दिया है इट इज़ देयर। ओके? ओके ओके सर, वो मॉड्यूल में दे रखा था इसलिए। ओके ओके, ओके। नो इश्यूज़। मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है? तो देखिए टेरेस्ट्रियल, यस, लैंडस्केप जो है टेरेस्ट्रियल ही होगा, डेफ़िनेट सी बात है। बट देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम, ठीक है? ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ओके? देन लास्ट पे होता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस जो हमने स्टडी किए थे अभी तक, ठीक है? म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है ना? तो एग्जांपल्स बताइए म्यूचुअलिज्म की, हर एक एग्जांपल बताएगा। ऋषि आप एक एग्जांपल बताइए। सर, म्यूचुअलिज्म में लाइकन है और माइकोराइजा है। गुड। लाइकन हो गया एक एसोसिएशन। लाइकन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एल्गी एंड फंगाई। गुड। और नेक्स्ट बताएगी अर्पिता, आप बताइए। अर्पिता, यू आर देयर? ओके, आरफा आप बताइए। Yes, sir, I am there. Yes, Arfa, tell me any example of mutualism that you remember. ओके, अर्पिता बता रही है, अर्पिता बताइए। सर ह्यूमंस और मतलब ये लीचेंस का। किस किसका और लीकेंस का? यस आरफा, करेक्ट है। ट्री, फिग एंड वास्प। गुड। फिग एंड वास्प है ना? तो फिग एंड वास्प का हमने देखा था कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वास्प की स्पीशीज जो है फिग को पोलिनेट करती है, ठीक है? क्यों पोलिनेट कर रही है? क्योंकि उसको अंडे देने के लिए जगह चाहिए। ओके, तो वास्प को क्या बेनिफिट होता है कि उसको एक साइट मिल जाती है अंडों के लिए, है ना? और जब उसके लार्वा ग्रो कर रहे हैं तो वो फूड जो है उन्हीं सीड से लेते हैं, फिक्स में जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और फिक्स को पोलिनेशन हो रही है। यस ऋषि, माइकरहिजा इज अनदर एसोसिएशन। और माइकरहिजा में हमने देखा था कि एक अलगल पार्टनर, एक फंगल पार्टनर है, एंड इट हैज एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है? स्पीशीज ए को बेनिफिट होता है, स्पीशीज बी को, बेचारी को हार्म होता है ना? यस, स्पैरो ईटिंग सीड्स इज द एग्जांपल हियर प्रीडेशन का, है ना? हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास, क्या इसको हम हर्बीवोर, इसको हम प्रीडेशन कहेंगे, ठीक है? ये भी एक टाइप की प्रीडेशन है, ठीक है? यू आर ईटिंग फ्रूट्स, ह्यूमंस ईटिंग फ्रूट्स, है ना? यस, दिस आर ऑल प्रीडेशन। कमेंसलिज्म, इसमें क्या हो रहा है? एक स्पीशीज को बेनिफिट है, दूसरी स्पीशीज अनइफेक्टेड है। एनी एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म? व्हेल्स ईटिंग सील्स। मैम सर, ब्रैनिकल्स और वेल। यस यस, बार्निकल्स एंड वेल्स। और देखिए वो कैसे अटैच करते हैं अपने आप को वेल की बॉडी के साथ, और वेल नई नई साइट्स पे जाती है, उनको ले जाती है, ठीक है? उनका पिकनिक भी हो जाता है, और वेल्स का जो फूड है वो तो खा लेती हैं वो, है ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स। देन एमेंसिलिज्म, अनदर एसोसिएशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं होता, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है। एन एग्जांपल? Streptococcus bacteria in penicillin. यस यस, Yeah, एंटीबायोसिस, है ना? तो yeah. स्ट्रेप्टोकॉकस जो है कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, जिससे होती है। यस आरफा, यू आर आल्सो करेक्ट। हमने पढ़ा था एलिलोपैथी के बारे में, ठीक है? जिसमें प्लांट्स केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे बाकी प्लांट्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है। ओके, देन कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान हो रहा है।
और कंपटीशन से बचने के लिए स्पीशीज के पास क्या स्ट्रेटजीज हैं, कोई मुझे बताएगा? स्ट्रेटजीज यूजर टू ओवरकम कंपटीशन। फिंच की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। किसी को याद नहीं? रिसोर्स पार्टीशनिंग याद है? तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स रिसोर्सेज उनके सेम होते हैं, लेकिन अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करते हैं, फॉरेजिंग पैटर्न अपना चेंज करते हैं, टाइमिंग चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिंक्स में देखा गया था कि फिंक्स ने अपनी बीक मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली, है ना, क्योंकि उनका फूड सोर्स एक ही था। बीक मॉर्फोलॉजी चेंज होने की वजह से नहीं, एक्चुअली उन्होंने अपना फूड प्रेफरेंस चेंज किया, जिसकी वजह से उनकी बीक मॉर्फोलॉजी भी चेंज हुई। ओके, देन पैरासिटिज्म में भी एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है, जिसको पैरासाइट कहते हैं, दूसरी स्पीशीज को हार्म होता है, जिसको हम होस्ट कहेंगे। ओके, okay, so about today's class, did you know Sir Arthur Tansley coined the term ecosystem, and he defined it as some total of interactions between biotic and abiotic components which are capable of independent existence। ठीक है, तो जितने भी interactions हो रहे हैं एक एनवायरमेंट में, बायोटिक एबियोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है, और जिसकी वजह से एक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल हुआ। ठीक है, independent existence without any external help, a ecosystem can sustain all the organisms that are present there। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं, इतना फूड वहां पे अवेलेबल होता है, बाकी चीजें वहां पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? आर्थर टांसले। So let us study about the ecosystem। समझते हैं जी इकोसिस्टम। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो इकोसिस्टम है ना बेटा, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। प्रकृति इसी के जरिए कार्यरत है। नेचर, प्रकृति आपके चारों तरफ। सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल है, कह दीजिए स्वनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। इकोसिस्टम में जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स जो भी हैं, आपस में इंटरेक्शन चल रहा है और एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है। ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द एनवायरनमेंट। स्वाभाविक सी बात है। एक अगर हम तालाब की भी बात करें, एक पॉन्ड की बात करें, एक पॉन्ड में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। मछलियां मिलेंगी आपको, इनवर्टिब्रेट्स भी मिलेंगे, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस पॉन्ड में, और ऑफ कोर्स प्लांट किंगडम के मेंबर्स भी होंगे। यू विल हैव एल्गे आल्सो, you will have different types of bacteria also, you will have soil, water, light, lot many things। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो होने वाले इंटरेक्शंस हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े। म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कितने अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस बताए थे आपको। सो उन्हीं इंटरेक्शंस का जिक्र हो रहा है कि इकोसिस्टम जो कि फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जो कि स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की इंटरेक्शंस।
इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बड़े से बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम की कोई वेल डिफाइंड शेप या बाउंड्री ऐसा नहीं होता। एक तालाब आप देख रहे हैं, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। एक नदी एक इकोसिस्टम है, एक एस्चुरी एक इकोसिस्टम है, एक पूरे का पूरा ओशियन एक इकोसिस्टम है। और उस तालाब में से ली गई पानी की एक छोटी सी बूंद, ये भी तो इकोसिस्टम है। So ecosystem, they vary in size from the small pond which is a micro ecosystem, और उस pond में से ली गई पानी की एक छोटी सी नन्ही सी बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम ही है। Strange. So छोटे से छोटा साइज हो सकता है and बड़े से बड़ा भी। एक पूरा समंदर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, राइट, रेड सी। सो स्मॉल से लेके बड़े से बड़ा यानी एक ओशियन हो सकता है, एक महासागर हो सकता है, जिसे मेगा इकोसिस्टम कहते हैं। पूरे का पूरा बायोस्फीयर अगर हम कहें, वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम्स मिलकर के बायोम्स बना रहे हैं, बायोम्स से बन रहा है पूरे का पूरा बायोस्फीयर। वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम, विच इज द सम ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम्स। So functional unit of nature is the ecosystem. ठीक है, इकोसिस्टम जो है इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। ठीक है, अपने आप को खुद ही रेगुलेट करता है, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेगुलेट करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ओके, ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स, दे आल्सो इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। इकोसिस्टम जो है साइज में वेरी कर सकता है। ठीक है, स्मॉल पॉन्ड की बात करें तो छोटा सा एक इकोसिस्टम है, माइक्रो इकोसिस्टम। और सी की अगर हम बात करें, सी ओशन की, दे आर मेगा इकोसिस्टम्स, है ना। एंटायर बायोस्फीयर, it is global ecosystem and it is sum of all the local ecosystems. Okay, students, listen a story. गार्डनिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार मुझे गार्डनिंग का शौक हुआ। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे घर के सामने कुछ जमीन ऐसे ही थी, फ्री जमीन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक पार्क बनाई जाए। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट फ्लावर्स लाए और उनको शो करना शुरू किया, और कुछ टाइम के बाद ही वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स ग्रो होना शुरू हुए। ओके, यू कैन सी इट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जब फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम हुए तो एक हफ्ते के बाद मैंने देखा वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स आ रहे हैं, बटरफ्लाइज आ रहे हैं, अजीब किस्म के डरावने इंसेक्ट्स आ रहे हैं। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, मुझे लगा कहीं ये बेचारे फ्लावर्स को ही ना खा जाएं, है ना। बट आफ्टर सम टाइम आई ऑब्जर्व दैट फ्लावर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ टाइम के बाद देखा, आफ्टर 1 month, कि कुछ ऐसे भी फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि मैंने सो ही नहीं किए थे, है ना। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज आल्सो ए इकोसिस्टम। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम, जहां पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, पॉलिनेशन कर रहे हैं, अपना फूड ले रहे हैं, है ना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। ओके, so what are different types of ecosystem? Let us study. दो तरह के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल
यानी लैंड इकोसिस्टम, जमीन पे जो है, लैंड पे जो है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में, राइट, जिसकी एग्जांपल्स हो गई पॉन्ड्स, लेक्स, एस्चुरीज, ओशियंस। पानी भी तो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर हो सकता है ना। सो इकोसिस्टम ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया हमने जी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, राइट। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ये 3 हो गए, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर उदाहरण पूछी जाए तो फॉरेस्ट अपने आप में एक बड़ा ही खूबसूरत इकोसिस्टम है। डेजर्ट वो भी तो इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड्स वो भी इकोसिस्टम है जी, नंबर 3 पे। एक्वेटिक की अगर मैं बात करूं, एक्वेटिक रेफर्स टू वाटर। हमारी पृथ्वी में ज्यादातर तो पानी ही है भाई। पानी नदियों में, तालाबों में, ओशियंस में, इन सब जगहों पे है। तो लेक्स एंड एस्चुरीज भी हो जाएंगे, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नेचुरल इकोसिस्टम्स वो हैं जो नेचर ने स्वयं बनाए हैं, प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं, बिना इंसानों की दखल अंदाजी के, without human interference. So the natural ecosystems, they develop in nature without human interference. और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण है, मान लीजिए एक्वेरियम्स हमने डिजाइन करे हैं, है ना, छोटे से लेके बड़े से बड़े एक्वेरियम्स भी होते हैं, गार्डन्स हैं कितने बड़े बड़े, है ना, वो सब क्या हो गए? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, राइट। सो व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? डिफाइन करेंगे, the ecosystems which are with the human interference, they are man-made ecosystems. ऐसे इकोसिस्टम्स जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हैं, जैसे एक्वेरियम, राइट, एग्रीड। बहुत से बच्चों को शौक होता है, घर में आपने शायद एक्वेरियम रखा हो, रंग बिरंगी मछलियां रखी होंगी, किसी ने कछुआ भी पाला होता है उसमें, है ना। और दूसरी एग्जांपल मैन मेड इकोसिस्टम की, भाई जी खूबसूरत से गार्डन्स हैं हमारे चारों तरफ, या पार्क्स हैं, जो क्रॉप फील्ड्स, खेत खलियान जो हैं हमारे, वो भी तो एक इकोसिस्टम ही है ना। आपने भूमि को उपज के लायक बनाया, उस उपजाऊ भूमि में किसान ने बीज बोए, पानी डाला, फसलें लहलहाने लगी, तो प्लांट्स के साथ साथ वहां पे कई तरह के इंसेक्ट्स भी आए, इंसेक्ट्स को खाने के लिए बर्ड्स भी आ गए, है ना। तो जो क्रॉप फील्ड्स हैं, ये उदाहरण है मैन मेड इकोसिस्टम की, राइट जी। नेचुरल इकोसिस्टम भी हमने देखे और मैन मेड भी देखे। इसके अलावा डैम्स, राइट, बिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया जाता है, ये भी उदाहरण है एक तरह से मैन मेड इकोसिस्टम के। और अलग अलग तरह की जो प्लांटेशंस हैं, मान लीजिए आपने आम के बड़े बड़े बागान, बगीचे लगा दिए हैं, या लीची के हैं, सो वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम ही। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल, इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जो है, इट डेवलप्स इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम खुद ही डेवलप हुए हैं। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो है, ये ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है। क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं, दे आर मैन मेड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, दीज आर अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। लैंड पे जो है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और जो पानी में है, वाटर बॉडीज में है, ठीक है, पॉन्ड, रिवर, है ना, सी, ओशन, सारे जो हैं, दे आर एक्वेटिक, है ना। ओशन और सी जो हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ salt water or marine ecosystem. Okay,
सो व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम? इट हैज सर्टेन कैरेक्टर्स, है ना? सबसे पहली बात, डू नॉट पोजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। फॉरेस्ट की बात करें, इट हैज सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, इट इज इंडिपेंडेंट। बट मैन मेड इकोसिस्टम, दीज आर नॉट सेल्फ रेगुलेटरी, है ना? आपने क्रॉप एक ग्रो की, आफ्टर सम टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है क्रॉप, है ना? फॉरेस्ट आपने देखा है कि कभी फॉरेस्ट सारा का सारा डिस्ट्रॉय हुआ हो? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड, ओके? हैव लिटिल डाइवर्सिटी, यस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहां पे कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, शुगर केन फील्ड है तो शुगर केन ही आपको मिलेगा। कीड़े मकोड़े, वीड्स, अदर थिंग्स, वो तो ह्यूमंस बिल्कुल चाहेंगे नहीं, है ना? क्योंकि उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। सिर्फ एक फील्ड में एक टाइप की क्रॉप ही मिलेगी, है ना? डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं। फूड चेन बहुत ज्यादा सिंपल होगा। हमारी क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा कौन खा सकता है? किसकी हिम्मत है खाने की? ज्यादा से ज्यादा कभी बेचारे बर्ड्स खा लेंगे, इंसेक्ट्स खा लेंगे। इंसेक्ट्स भी कैसे खाएंगे? हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, हर्ब्स भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, है ना? तो फूड चेन यहाँ पे बहुत सिंपल होता है। प्रोडक्टिविटी, यस, दिस इज द फोकस। हमें प्रोडक्टिविटी ही चाहिए बस। तो इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो होते हैं, दे आर हाईली प्रोडक्टिव, क्योंकि हम कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं, है ना? एंड यस, देयर इज वेरी लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट रिसाइकल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते। इंस्टेड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज आवर क्रॉप यील्ड। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ पे? डिड यू नो? एग्रीकल्चर और एग्रो इकोसिस्टम, इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। तो देखिए, ह्यूमंस का सबसे बड़ा बनाया हुआ इकोसिस्टम, इट इज द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। It's an open system, it's not a closed system. ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी का इनपुट हुआ, इनऑर्गेनिक मैटर का इनपुट हुआ, किसी चीज का इनपुट होगा, कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ नतीजे निकलेंगे, आउटपुट हो जाएगा, राइट? एनर्जी का लॉस भी होगा, चीजों का डिग्रेडेशन होगा, राइट? इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, अभी देखते हैं। ये ओवरऑल आपको एक तरह से स्ट्रक्चर दिखा। अभी हम देखेंगे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। सो इकोसिस्टम, इट्स एन ओपन सिस्टम। सोलर एनर्जी चाहिए, इनऑर्गेनिक मैटर चाहिए, प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करेंगे सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए। सन जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किंगडम हमने पढ़े थे भाई, कौन कौन से हो सकते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांट्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट? एबायोटिक में फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? एक चींटी है, सपोज मिट्टी के ऊपर एक चींटी चल रही है, उसका एनवायरनमेंट क्या है? उसके आसपास की जगह हवा है, वहां पे एयर की अपनी कॉम्पोजिशन है, उस हवा में मॉइस्चर होगा, जिस मिट्टी में है उसका एक पीएच होगा, राइट? पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट वो एक्सपीरियंस कर रही होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक में क्या क्या आ गया जी? लाइट, जिसको हम फोटो पीरियड भी कह देते हैं, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तापमान, ठीक है जी, सॉइल हो गई, ये सब चीजें बायोटिक में आ जाएंगी।
सो देखिए, आवर इकोसिस्टम इट इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, आपने केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, ठीक है, एनर्जी का इनपुट हो, एनर्जी का आउटपुट भी हो, है ना। तो इनपुट एनर्जी का कहाँ से होता है, सोलर रेडिएशन से, है ना। सोलर रेडिएशंस ऑटोट्रॉप्स पे पड़ती हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना, इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फिर फ्लो होते हैं, ठीक है, विद द फूड चेन, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। तो एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, ओके, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर कुछ एनर्जी लॉस भी होगी, है ना। तो हमें पता है कि ज्यादातर एनर्जी लॉस ही होती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ओके। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स में एबियाटिक फैक्टर्स हैं और बियाटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट एंड देयर अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये हैं एबियाटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक की अगर बात करें, है ना, तो इसमें क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो सारी चीजें तो हमने पढ़ी हैं, है ना। तो हम एबियाटिक फैक्टर्स के बारे में बायोटिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं कि हाउ they compose the ecosystem. Now, एक इकोसिस्टम में मुख्य रूप से 3 चीजें देखने को मिलेंगी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। नाउ, जूनियर क्लासेस से ही आप तो ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कौन है। जब भी प्रोड्यूसर्स का जिक्र होता है दिमाग में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आ जाते हैं, भाई उनके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट का, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे। प्रोड्यूसर्स को इन जनरल हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। फूड है तो एनर्जी है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स एंड इवन एल्गे, ठीक है। ये हो गए जी प्रोड्यूसर्स। देख लीजिए भाई, हर चीज निर्भर है इन्हीं प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो फिर शायद कुछ भी नहीं होगा, राइट। कंज्यूमर्स, ये हैं जी आपके सामने कंज्यूमर। आपको अलग अलग एनिमल्स दिख रहे हैं, मैमल्स भी दिख रहे हैं और एक बर्ड भी दिख रहा है, रैबिट दिख रहा है, आपको हिरन दिख रहा है और आपको शेर भी दिख रहा है, राइट जी। कंज्यूमर्स डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड। व्हेन आई से फूड तो अल्टीमेटली फूड से एनर्जी मिल रही है। ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट जी। हेट्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे। अब आप कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई लिविंग को मारेंगे तो फिर मर गया ना, उसके बाद डेड हो गया तो आपने खा लिया उससे, तो आप कंज्यूमर हैं। हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये, जैसे डियर हो गया, रैबिट है जी, टाइगर है और ईगल आपको नजर आ रहा है, ये कंज्यूमर्स हैं। अब जिक्र करते हैं डीकंपोजर्स कौन से। डीकंपोजर वर्ड दिमाग में आते ही हमें बैक्टीरिया, फंजाई ये आ जाते हैं और एक अर्थवर्म भी दिमाग में आता होगा जो कि मिट्टी खा जाता है। सो डीकंपोजर्स क्या हैं जी, ध्यान देते हैं डीकंपोजर्स पे, हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। डीकंपोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स which decompose and mineralize the dead organisms, right। जो dead organisms हैं, dead and decaying matter जो है, उसको एक तरह से उन्होंने परिवर्तित कर देना है मिनरल्स की फॉर्म में। जो अल्टीमेटली मिट्टी में से लिया गया था वो मिट्टी को ही लौटा देना है, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, सब मिट्टी में मिल जाएगा और वहां से पौधे फिर से उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो रिसाइकलिंग हो जाएगा एक तरह से। अभी हम जिक्र करेंगे डेट्राइटस फूड चेन का, ग्रेजिंग फूड चेन का। सो डीकंपोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डीकंपोज कर देते हैं एंड मिनरलाइज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को। हम इन्हें सेप्रोट्रॉफ्स भी कह देते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है ना आपने, फीडिंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर।
बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो हैं, दे आर प्लांट, दे आर ग्रीन इन कलर, दे मैन्युफैक्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के पास जो बायोमास होता है वही ट्रांसफर होता है इन द इकोसिस्टम, है ना। प्रोड्यूसर्स पे जो फीड करेंगे हम उनको कंज्यूमर्स कहेंगे या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे मोर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो कंज्यूमर जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टेरिशरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एग्जांपल डायरेक्ट फीड करेंगे प्लांट्स पे, है ना, और प्लांट मैटर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनिमल मैटर में, है ना। प्लांट्स का जो पार्ट्स खाते हैं उसी से फ्लैश बनता है ना। और ये वाला मैटर जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स का फिर एनिमल्स में ट्रांसफर होता है ना। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें कंज्यूमर्स के, प्राइमरी कंज्यूमर्स के, कुछ बर्ड्स है ना जो सीड्स खाते हैं, ठीक है, ग्रास होपर, फिर काउ, डियर, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ बड़े बर्ड्स आके ग्रास होपर को खा रहे हैं, है ना। देयर वी हैव द फॉक्स, है ना, डियर को खा रहा है, दीज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं टेरिशरी कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल ईगल जो है वो खा रही है छोटी छोटी बर्ड्स को, है ना। नाउ वी हैव द टाइगर, लायन, ठीक है, जो कि फॉक्स को खा रहे हैं, दे आर द टेरिशरी कंज्यूमर्स। कभी कभी हम इनको टॉप कंज्यूमर्स भी कहेंगे। टॉप कंज्यूमर्स वो होते हैं जहां पे फूड चेन एंड होता है, मतलब उनको कोई भी उनपे फीड नहीं कर पाता है ना। तो लायन, टाइगर, ह्यूमंस, ऐसे ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है, दे ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन इन द फूड चेन, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिकम्पोजर्स, नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट। डिकम्पोजर्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, एनिमल्स, प्लांट्स, जब वो मरते हैं तो उनका जो मैटर होता है उन पे फीड करते हैं ये। अर्थवर्म, बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, फंगे हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे कि डिग्रेड होता है ऑर्गेनिक मैटर, और सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में जाता है और रिसाइकल होता है, ठीक है। सो हर एक जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या फिर डिकम्पोजर, ऑल आर इंपॉर्टेंट। कोई डाउट यहां तक? लेट्स सॉल्व a question. The biotic component in the ecosystem include dash dash and dash. बताइए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हुए? ओके, 16 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है एंड एक स्टूडेंट ने गलत भी दिया है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, producer, consumer, decomposers. These are the living components. Producers are organisms which produce their own food from energy, okay, from inorganic components,
और इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनको हम कन्वर्टर्स भी कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक एनर्जी इनटू द ऑर्गेनिक एनर्जी। ओके, ग्रीन प्लांट्स, algae etc., they are the producers। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, organisms which get their food from living organisms। ठीक है, डियर, हैबिट, टाइगर, ईगल सारे जो हैं कंज्यूमर हैं। देन डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज मिनरलाइज द डेड ऑर्गेनिजम्स, है ना। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहेंगे, इनको रिड्यूसर्स भी कहा जाता है, सिंस दे डिग्रेड डेड organisms, bacteria, fungi, organisms, earthworm are the examples of decomposers। ठीक है, so let us now study about the structure of ecosystem, part 3। Now, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स मिल करके कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और क्या क्या यहां पे विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं जी। एबायोटिक और बायोटिक का लगातार इंटरेक्शन है आपस में, और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन, कौन कौन सी स्पीशीज, किस किस तरह की स्पीशीज है वहां पे, और उनका स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है। स्पीशीज कॉम्पोजिशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम, कि भाई उस इकोसिस्टम में कितने अलग अलग तरह के और कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो उसका स्पीशीज कॉम्पोजिशन कहलाएगा। जैसा कि आपने यहां पे देखा, आपको इस इकोसिस्टम में अगर मैं कहूं तो कौन कौन सी किंगडम्स के मेंबर्स नजर आ रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया के नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे। किंगडम प्लांटे के मेंबर्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जी। आप कहेंगे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा तो इतने छोटे, वो तो दिखेंगे नहीं। भाई पानी है, यहाँ पे मिट्टी है, तो मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टन्स और फंजाई तो होंगे ही होंगे। तो सब कुछ नजर आ गया हमें यहाँ पे, ग्रेट जी। स्पीशीज कॉम्पोजिशन में आगे बढ़ते हैं जी। बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में ज्योग्राफी और क्लाइमेट डिफर करेगा, स्पीशीज कॉम्पोजिशन भी अलग हो जाएगी। अगर मैं कोरल रीफ्स की बात करूं, सो कोरल रीफ्स अपने आप में एक विशाल काय इकोसिस्टम है, बहुत रिच स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ऐसे ही भाई जो ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे अगर आप ज्योग्राफी देखें, वहां की टाइपोग्राफी देखें, वहां का वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, तो स्पीशीज भी अलग तरह के होंगे। और ऐसे ही अगर आप अंटार्कटिका, जहां की बहुत ही ज्यादा ठंड है, तुंद्रा बायोम की बात करें, तो वहां पे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो उस हिसाब से एडजस्टेड है। अब आप देखिए, यहां पे आपको कुछ लेयर्स नजर आ रही है इस इमेज में। ये मैं हाईलाइट करता हूं जी आपके लिए लाल रंग से। ये इतना हिस्सा ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे ऊंचा ऊंचा पेड़ों का, और उसके बाद ये मिडल रीजन इतना ऑब्जर्व कर लीजिए, और उसके बाद बिल्कुल नीचे का हिस्सा ऑब्जर्व करके देखिए। तो ऐसे लेयर्स देखिए ना, स्ट्राटिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, स्ट्राटास, लेयर्स। लेट्स अंडरस्टैंड। आपको सबसे नीचे आप देखिए स्क्रीन में, जिसको हमने कलर दे दिया जी, ग्रीन कलर, ग्रासेस एंड हर्ब्स हैं। ओके, थोड़ा उससे ऊपर बढ़े तो श्रब्स हैं, और ऊपर गए तो यहां पे आपको ट्रीज नजर आ रहे हैं। सो दिस इज रेफरिंग टू दी स्ट्राटिफिकेशन। जो बहुत ऊंचे हैं, सूर्य की रोशनी उन तक ज्यादा पहुंचेगी, और फिर उनके उस विशाल काय पत्तों में से छन करके जो लाइट नीचे पहुंचेगी, उससे गुजारा कर लेंगी श्रब्स, और उनसे भी बची खुची लाइट जो है, सनलाइट, जब बिल्कुल फॉरेस्ट की जमीन पे पहुंचेगी, तो वहां पे हर्ब्स एंड ग्रासेस एंड मॉसेस ये अपना गुजारा कर लेंगे उससे, राइट। स्ट्राटिफिकेशन आप लिख लीजिए जी। स्ट्रैटिफिकेशन से मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स। स्पीशीज में डाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन एक तरह का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो गया ना, बहुत ऊंचे, फिर मध्य रीजन के, और सबसे नीचे वाले।
तो अब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम्स में जो है उसमें दो चीजें हैं, स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्पीशीज कंपोजिशन में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्निंग ऑफ प्लांट्स इन इकोसिस्टम, है ना। तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कंपोजिशन डिफरेंट होगी, नंबर डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट होगी, है ना। तो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम जो है उसमें स्पेसिफिक टाइम के ही प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, यस इट डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफी। वीडियो नहीं चला, वीडियो चला सबको, ओके ओके। भूमिका एनीवे जो वीडियो में था सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए स्पीशीज कंपोजिशन में क्या है कि डिफरेंट काइंड की स्पीशीज जो हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो पाई जाती हैं। तो कंपोजिशन किस चीज पे डिपेंड करता है, जियोग्राफी पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है ना। और एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में वेरी करेंगी ये सारी चीजें, है ना। देन नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या आता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करके रखते हैं, है ना। बहुत डेंस होते हैं ये ट्रीज, है ना। तो टॉप मोस्ट पोजीशन यही ऑक्यूपाई करके रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आती है छोटे छोटे प्लांट्स की, है ना, शर्ब्स की आती है, छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है। तो वो ट्रीज के नीचे होते हैं समवेयर बेचारे, है ना। और उसके बाद उससे भी नीचे, उससे भी छोटे छोटे होते हैं ग्रासेस, है ना। और हर्ब्स, दूसरे हर्ब्स जो होते हैं, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स, तो वो कहाँ होते हैं, वो ग्राउंड लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड लेयर पे ग्रासेस, उससे ऊपर हो गए शर्ब्स। शर्ब्स होते हैं छोटे छोटे ट्रीज, वुडी होते हैं जो, ठीक है। और फिर आते हैं लार्ज ट्रीज जो कि सबसे ऊपर होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? So let's solve a question. Presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be best seen in. तो बताइए स्ट्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा किस जगह देखी जाएगी, कौन से फॉरेस्ट में देखी जाएगी? हिंट है इसके लिए, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा होंगे, वहां पे ही ज्यादा देखी जाएगी, है ना। सो कौन से फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, यू हैव टू आंसर। Fourteen students are correct this time. बरखा, अतुल, अंकिता, सायन, अविरूप, ऐश्वर्या, शैवी, रिफा, रिदा, कृष्णा, ऋषि, स्वाति, कोमल, रिया एंड रोहन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पे सबसे ज्यादा लाइफ होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की भी, है ना, क्योंकि कंडीशंस ही वैसी होती हैं। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स, it is called as stratification, and stratification is best observed in the tropical rainforest, ठीक है। तो देखिए ट्रीज जो हैं टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद आएंगे छोटे छोटे शब्स, है ना। शब्स के बाद आएंगे ग्राउंड पे ग्रासेस और दूसरे हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेटिफिकेशन। Now let's learn about the functions of ecosystem. Ecosystems के कुछ फंक्शन होते हैं कि नहीं? यस होते हैं, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट दोज फंक्शंस। बात हमने कर ली। अब आते हैं जी एक इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं,
क्या कर रहा है वो इकोसिस्टम? प्रोडक्टिविटी, गुड, डिकम्पोजिशन, राइट, एनर्जी का संचार, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग, मुख्य रूप से ये 4 बातें। तो आप हेडिंग दीजिए फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्टिविटी। चीजों का निर्माण हो रहा है, प्रोड्यूसर्स सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके बायोमास बढ़ा रहे हैं, राइट। सो पहला हम लिखेंगे जी प्रोडक्टिविटी के बारे में, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स, जो कि मुख्य रूप से ग्रीन प्लांट्स हैं, राइट। सेकंड, अच्छा अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, पानी में जो है, तो वहां पे कौन है प्रोड्यूसर्स? फाइटोप्लैंक्टन्स भी तो है ना वहां पे, राइट। ध्यान रखना ये चीज। डिकम्पोजिशन भी हो रहा है भाई साथ साथ, बिल्कुल सही बात है। जो डिकम्पोजर्स हैं वो डिकम्पोज कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को बैक टू द इकोसिस्टम, राइट। और एनर्जी का संचार हो रहा है नंबर 3 पे, वेरी गुड। रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, जिसके कारण द मिनरल्स आर रिसाइकल्ड बैक। These are the functions of an ecosystem. ठीक है, सबसे पहली बात प्रोडक्टिविटी कि बायोमास कितना प्रोड्यूस कर रहा है इकोसिस्टम। देन डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन में जितना ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ठीक है, वो कितने डिकम्पोज हो रहे हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर कितना रिसाइकल हो रहा है। अनदर थिंग इज एनर्जी फ्लो, ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड, उनसे कितना फूड जो है ट्रांसफर हो रहा है टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट देयर, है ना। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिसाइकल होते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है ना, फास्फोरस है। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इकोसिस्टम। कोई डाउट? क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन सेज which of the following is not a functional unit of ecosystem? बताइए इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है? Good. This time 16 students are correct. So it is stratification. ठीक है, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चारों कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। स्ट्रेटिफिकेशन कोई कंपोनेंट नहीं है, जस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स, है ना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिस डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक टू द इकोसिस्टम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग साइकिल्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, ये भी हमें पढ़ना है। और एनर्जी फ्लो, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू द फूड चेन, ठीक है। These are the 4 functions performed by ecosystem. Stratification
it is a component of physical structure of ecosystem. इसमें क्या होता है, vertical distribution of species at different levels, and it is best observed in case of the tropical rainforest. Now let's take the example of the forest ecosystem and try to understand this. ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है ना, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. Forest is a self-sustainable ecosystem. It has abiotic and biotic components. हर इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते ही हैं. पहले यहां जिक्र करा गया है एबायोटिक कंपोनेंट्स का. एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें हाईलाइटेड हैं भाई? सूर्य की रोशनी होगी, सनलाइट बिल्कुल होगी, पानी प्रेजेंट है, जंगल है तो कहीं ना कोई नदी या कोई झरना बह रहा होगा, जल ही जीवन है. सॉयल एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉयल, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, लॉट मैनी थिंग्स. एबायोटिक फैक्टर्स का जिक्र करा अभी हमने. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं भाई? बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम चलो बांट लेते हैं. पहले बायोटिक कंपोनेंट्स में आप कहेंगे सर एक जंगल में प्रोड्यूसर्स हैं. बिल्कुल हैं जी प्रोड्यूसर्स. कौन कौन है प्रोड्यूसर्स? देखते हैं जी कौन कौन है प्रोड्यूसर्स. ट्रीज हैं, पेड़ हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, बिल्कुल हैं. मॉसेस हैं, बिल्कुल हैं. ग्रासेस एंड हर्ब्स हैं, बिल्कुल हैं. अल्टीमेटली बात वहां आके रुकती है कि भाई क्लोरोफिल जिनके अंदर प्रेजेंट है कौन कौन है वहां. तो ये सब क्लोरोफिल वाले. सूर्य की रोशनी ट्रैप करनी आती है इन्हें क्लोरोफिल पिगमेंट के जरिए. फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा है ना हमने. तो बस ये बेचारे प्रोड्यूसर्स वही करेंगे काम. बायोटिक कंपोनेंट्स में नेक्स्ट आ गए कंज्यूमर्स. कौन कौन से हैं कंज्यूमर्स? हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं. कार्निवोर्स में प्राइमरी कार्निवोर भी है, सेकेंडरी कार्निवोर भी है. अब आपको यहाँ पे ये हिरन नजर आ रहा है भाई. जब भी जंगल की बात करते हैं तो हिरन और शेर जरूर आते हैं. हिरन हर्बीवोर है, हिरन को खाने वाला भी कोई है भाई. ये लोमड़ी है, फॉक्स दिख गई. फॉक्स ने कहा कि भाई हिरन मैं तुम्हें खा जाऊंगी. ओके, फॉक्स को खाने वाला भी कोई है, जंगल का राजा भी है, राइट जी. सो सेकेंडरी कार्निवोर भी आपको नजर आ रहा है. उसके अलावा आपको यहाँ पे ये वल्चर भी नजर आ रही है ना. नो, एक जंगल में प्रोड्यूसर्स दिख गए, एक जंगल में हमें कंज्यूमर्स भी दिख गए और एक जंगल में ही डीकंपोजर्स भी हैं. उनका भी होना बड़ा जरूरी है. डीकंपोजर्स अगर ना हो, आप खुद सोचिए कोई एनिमल डेड हो गया, मर गया, उसकी लाश सड़ रही है, गल रही है, लेकिन उसे डिकम्पोज करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, फंजाई नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, अर्थवर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो क्या होगा उसका? स्ट्रेंज. अगर उस पर और तरह के बैक्टीरिया पनपने लगे जो उसे डिकम्पोज तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कई तरह की बीमारियां फैला सकते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एनवायरमेंट को पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया उन्होंने, है ना. सो डिकम्पोजर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. एक्वेटिक में भी हम देखेंगे इसका रोल, right? So decomposers play a very important role in an ecosystem. So decomposers में आपको नजर आ रहे हैं बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, अर्थवर्म, right? Now, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? गौर से देखिए, बड़ी अच्छी पिक्चर के जरिए हमने ये समझाया आपको. यहां पे फोकस कीजिए बेटा, इधर जहां पे आपको नजर आ रहा है कि प्रोड्यूसर्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसका इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर्स ने कहा हम बना रहे हैं जी फूड, राइट. ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है ना. ना, कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स ने अपना काम करके भोजन बना दिया. ये रहे जी हमारे कंज्यूमर, इन्होंने खा लिया उसे. हिरन ने घास खाई, हरे पेड़ पौधों को खाया. हिरन को खाने वाली फॉक्स है, कंज्यूमर है, और हिरन को डायरेक्टली शेर भी खा सकता है. पूरा एक फूड चेन बना हुआ ना. हर किसी का अपना अपना यहां पे रोल है. डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? ये एक हिरन मर गया बेचारा, इसको किसी ने नहीं खाया, किसी बीमारी से मर गया, या अपना जीवन काल इसका पूरा हुआ और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी लाश वहां पड़ी है, सड़ रही है, गल रही है. डिकम्पोजर्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे. फंजाई है, बैक्टीरिया है, बॉडी को डिकम्पोज करते जाएंगे, है ना.
उन फंजाई बैक्टीरिया को खाने वाला अर्थवर्म भी है, अर्थवर्म उसे खा जाएगा, डेट्राइटस पे फीड कर रहा है ना वो, राइट? मिट्टी खा रहे हैं अर्थवर्म, और मिट्टी में बहुत सारे डिकम्पोजर्स, डेड टिश्यू, सब कुछ प्रेजेंट है। सो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता जा रहा है, कुछ इस्तेमाल हो गए और कुछ वापस नेचर को लौटा दिए गए। तो डिकम्पोजर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमने प्रोड्यूसर्स देख लिए, कंज्यूमर्स देख लिए, एनर्जी के फ्लो का जिक्र करते हैं यहां पे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना? इस तरह से चल रही है एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। साथ के साथ एनर्जी का लॉस भी हो रहा है, पूरी की पूरी एनर्जी तो नहीं आगे ट्रांसफर हो सकती ना। एक ऑर्गेनिज्म खुद भी तो, उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी का लॉस उन प्रक्रियाओं में भी तो हो रहा है। सो एनर्जी का लॉस भी होता है साथ साथ, ये बात समझना जरूरी। सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट इज ए सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ठीक है? सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसमें, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, ओके? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी occurs there, and yes, some amount, not some, a lot of energy is lost, ठीक है? इसके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज एबियाटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना? एबियाटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा? सनलाइट, वेदर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा, है ना? और बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स हुए, कंज्यूमर्स हुए, डिकम्पोजर्स हुए, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है? Let's solve a question. Vertical distribution of different species occupying different levels is called Nine students are correct. Barkha, Atul, Sayan, Avirup, Aishwarya, Bhumika, Arfa, Rida, Rushi, and stratification is the correct answer. Physical structure of the ecosystem में क्या है? Species composition and stratification. Species composition में क्या है? Different kind of species that are found in an ecosystem, and it depends on geography of that area and climate of that area, है ना? और इसी के basis पे species differ from one ecosystem to other ecosystem. Then comes the stratification, that is vertical distribution of species at different levels, है ना? तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखा जाता है ना? ट्रीज टॉल होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, देन शर्ब्स होते हैं छोटे छोटे, एंड देन हर्ब्स, ग्रासेस और हर्ब ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो इस पोस्चर में जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ जरूरी नहीं है प्लांट्स ही प्रेजेंट हो, यहाँ पे बर्ड्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, है ना? बर्ड्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, छोटे छोटे हर्ब्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, डिफरेंट कीड़े मकोड़े भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन में आएगा, ओके?
सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस प्रेजेंट इन एन एरिया, ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी को हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी कहते हैं, है ना, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम, इट इज द नेक्स्ट लेवल, इट इज कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी along with their physical environment. Ecosystem is a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also interact with the surrounding physical environment, ठीक है। तो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखे, है ना, हमने स्ट्रक्चर भी इकोसिस्टम का पढ़ा, ठीक है। इसमें दोनों बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, एबियोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं, है ना। यस, दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या क्या है इसमें, प्रोड्यूसर्स आए, कंज्यूमर्स आए, डिकम्पोजर्स आए। प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सारे इकोसिस्टम को। देन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में कितने आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टेरिशरी कंज्यूमर्स, एंड देन एट लास्ट द टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स भी कहते हैं। एनिमल्स यहाँ पे जो हैं डायरेक्टली फीड करते हैं कंज्यूमर्स पे, है ना, हर्बीवोर्स होते हैं एंड दे कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल मटेरियल, है ना। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहेंगे, ठीक है। फिर टेरिशरी कंज्यूमर्स आते हैं। टेरिशरी कंज्यूमर जो हैं वो सेकेंडरी कार्निवर होंगे, एंड देन टॉप कार्निवर, ठीक है। टॉप कार्निवर जो हैं वो टेरिशरी कार्निवर भी हो सकते हैं, ओके। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कार्निवर होंगे, ये बात याद रखना। So this सर was एक all this class. Yes, कीजिए Ruchi. तो सर प्रीवियस स्लाइड कीजिए ना। हाँ सर, इसमें वाला? एबायोटिक कंपो हाँ या ये वाला, उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर क्यों लिखा है? ये मिस्टेक हुई है इनको, ठीक है। तो एबियोटिक कंपोनेंट्स में हमें पता है दे आर या लाइट, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, है ना, सॉइल, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर एयर। है, ठीक है। ये सारे एबियोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। ओके सर। ओके, बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? हाँ, ग्रेड सेशन लगेगा क्योंकि काफी इजी सा चैप्टर है ना, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, इकोसिस्टम थोड़ा इजी है, बट इससे पहले जो था पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसमें थोड़ी चीजें समझने की जरूरत थी, है ना। खासकर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस काफी इंटरेस्टिंग भी हैं, बट अगेन याद रखना है, समझना है, बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उस रीजन से, उस एरिया से। तो आप लोगों को मेल तो नहीं आया है कल एग्जाम के लिए, एफटीएस के लिए? सर कल कौन सी एग्जाम? एफटीएस, यानी एफटीएस मतलब फुल फॉर्म सर? फोर्टनाइटली टेस्ट। नहीं सर, अभी रोसी अभी जो मैंने वो तो अभी अभी हमारे एक हफ्ते पहले नहीं पिछले हुए। को हुआ था। हाँ अच्छा, सर अभी लास्ट तो वीक हुआ। हुआ। हाँ नहीं, लास्ट Okay, वीक नहीं सर, अभी जो वेडनेसडे गया उसी में, मतलब अभी जो हाँ, गया। हाँ तो कल भी तो वेडनेसडे है ना, हाँ वो भी है। अब नेक्स्ट को 15 होगा। डेज कहाँ हुए हैं? वैसे रिजल्ट आ गया हाँ ना? हाँ, हाँ अर्पिता रिजल्ट, हाँ यस, ज्यादा मार्क्स किसको आइए बताइए। मुझे अर्पिता 662 आपको 662, या गुड। पिछला जो एफटीएस था उसमें कितने थे? रोहन को 639 आए उसमें हैं। मुझे 618 थे, उसमें मुझे 618 थे।
ओके, गुड, मतलब इंक्रीज हुआ है, दैट्स गुड। अतुल आप बताइए कितने आ रहे हैं आपको? सर मेरा प्रीवियस में 650 था, बट मैंने ये वाला दिया ही नहीं। क्यों, क्या हुआ, शादी में दिया गया क्यों नहीं? था। मेरे यहाँ अच्छा, शादी शादी खाने गए थे, हाँ, नहीं, गुड। खाने नहीं गए थे, मेरे यहाँ खुद थी खाने सर। खाने अरे खाने के खुद पीछे थी तो टेस्ट छोड़ दी सर, ऐसा कौन करता है? खाने के पीछे रुचि टेस्ट। रुचि सर 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 मेरे पूरे घर में इतना भीड़ था कि मैं कैसे पेपर देता, आप ही बताइए ना। मैं नहीं बोला नहीं भी कि होता है। एक मैं बोला भी खाली कर दो, बट आप जानते हैं ना ये रिलेटिव जो होते हैं ना बड़े खड़ूस। हाँ, अच्छा, अगर घर में रिलेटिव्स। शादी थी फिर तो मुश्किल है, कहाँ से टेस्ट देता बेचारा। ठीक है, एनीवे आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए और सर ये कोशिश करना पता है, 650 से ज्यादा। यस, मेंटोर कॉल करके बोले थे क्लास डेली करता है पर टेस्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। एग्जामिनेशन। आधे घंटे तक उनके यही क्वेश्चन थे, आपने दिया क्यों नहीं, ऐसे कैसे आपको टाइम नहीं मिला। मैं बोला कि उसको सर बोलना चाहिए था ना कि मैं खाने में बिजी था, शादी का मैं खाना था बोला ना सर, कैसे मिस मैं बोला करता? मैं बोला ना कि सर आप मेरी जगह रहते तो पता चलता। तो कह रहे मैं भी एक समय था कि जब आपकी जगह हुआ करता था। तो मैं बोला तो सर आपके यहाँ शादियां नहीं पड़ती होंगी तब। तो कह रहा ना ये बात तो सही है। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, और बताइए, और किसको अच्छे मार्क्स आए हैं? देखिए, ये टेस्ट जो हो रहे हैं ना, आपको 1 या 2 चैप्टर्स के हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको स्कोर अच्छा करना है इनमें। बाद में जब नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज होंगे तो सीधी-सी बात है, आपकी एक्यूरेसी जो है और मार्क्स जो है ओवरऑल स्कोर थोड़ा कम होगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप अच्छे से अभी और ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, डीपीपी सॉल्व करना है, वर्कशीट सॉल्व करना सर है, सारे एफटीएस एग्ज़ाम देने हैं, टर्म एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है? तो इट विल डेफिनिटली हेल्प यू, है ना? क्योंकि सर अभी आप जो छोटे-छोटे बोले स्टेप्स ना, जो हैं, बताइए? अभी आप बोले ना कि दो दो चैप्टर्स के दे रहे हैं तो अच्छा स्कोर करना है जब एक साथ देंगे। सर पता है ऐसा हुआ है मेरे साथ, दो दो चैप्टर्स के दे रहा था तो अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और जब प्री बोर्ड दिया हूँ ना तो इतने गंदे गंदे मार्क्स आए ना कि किसी को बताने में भी इतना बेकार लग रहा है ना। बोर्ड का क्या हुआ, हाँ, पास तो हो गए? नहीं हाँ ऐसा होता है ना अतुल, देखिए, अतुल ऐसा होता है ना कि जब एक साथ इतना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है ना, तो कई बार मतलब हम वो सारी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये छोटे-छोटे टेस्ट जो होते हैं ना सेशनल, ये इसलिए होते हैं ताकि आपको चैप्टर्स याद रहें, चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट सर टॉपिक याद रहेंगे, तो फिर जब हमारे आपको बड़े टेस्ट होंगे, हाँ, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट थे ऊपर से। हाँ, वो बात हो सकती है सिलेबस, बट आपका तो हो गया ऑलमोस्ट, बस इसके बाद एक और चैप्टर बचा, है ना? हाँ रूसी 2 पता चैप्टर। है, मैं केमिस्ट्री और बायो में पास हूँ, इंग्लिश हिंदी में भी पास हूँ, फिजिक्स में फेल हूँ। अरे, अरे, अरे! सो सैड, फिज़िक्स में फेल होना मतलब इट्स वरीसम। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको फिज़िक्स सब्जेक्ट में फिर, सर है पता ना? है जो देखिए इसमें दो बुक है ना, तो जिसमें ना ऐसा होना चाहिए ना कि 50-50% आनी चाहिए ना। बट उन लोगों ने क्या किया था ना कि सेकेंड बुक से ज्यादा क्वेश्चन दे रखे थे। ओके, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नीट एग्ज़ाम में भी अगर आप देखें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की। हर एक चैप्टर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मार्क्स आते हैं, ठीक है? सर ये तो ऐसा स्कूल नहीं वाले है हैं। कि कोई, हाँ, कोई